हाय डियर स्टूडेंट्स, मैं डी.के. शर्मा जूलॉजी का टीचर। आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ पिट्यूटरी ग्लैंड। क्या? पिट्यूटरी ग्लैंड। देखें, PITUITARY, पिट्यूटरी ग्लैंड। इसको हम मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? मास्टर ग्लैंड। इसको बोलते हैं मास्टर ग्लैंड। मास्टर ग्लैंड क्यों कहते हैं? ये मास्टर ग्लैंड क्यों कहते हैं इसको मास्टर ग्लैंड? क्योंकि सभी एंडोक्राइन ग्लैंड को ये क्या करता है? कंट्रोल करता है। ये सभी एंडोक्राइन ग्लैंड को कंट्रोल करता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? मास्टर ग्लैंड। या इसको बोलते हैं लीडर ऑफ एंडोक्राइन ऑर्केस्ट्रा। लीडर ऑफ एंडोक्राइन ऑर्केस्ट्रा। हमारी बात समझ रहे हैं ना? लीडर ऑफ एंडोक्राइन ऑर्केस्ट्रा। तो मास्टर ग्लैंड कहते हैं इसको। क्यों? मैंने कहा ये सभी एंडोक्राइन ग्लैंड को कंट्रोल करता है, पहली बात। दूसरी बात ये देखो, ओरिजिन, एक्टोडर्मल ओरिजिन होता है। एक्टोडर्मल ओरिजिन होता है, ये एक्टोडर्म से बना होता है। क्वेश्चन पूछता है, फिर कंपटीशन में जाते हैं तो क्वेश्चन पूछता है कि पिट्यूटरी ग्लैंड कैसा है, तो आप बताएंगे एक्टोडर्मल इन ओरिजिन। लोकेशन कहाँ होता है? ये हाइपोथैलेमस, ब्रेन के हाइपोथैलेमस के नीचे होता है। कहाँ होता है? ब्रेन के हाइपोथैलेमस के नीचे पिट्यूटरी ग्लैंड होता है। कई लोग का बना होता है, कितना सा, इतना पी सीड शेप्ड होता है। पी सीड शेप्ड, मटर के दाने के बराबर स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है। स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड इज पिट्यूटरी ग्लैंड। ये पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है दो भागों में डिवाइडेड होता है। सॉरी, मैं अभी लोकेशन बता रहा था। पिट्यूटरी ग्लैंड एक्टोडर्मल ओरिजिन होता है, पहली बात। पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है वह सीला टर्सिका कैविटी में स्थित होता है, जो स्फेनॉइड बोन से बना होता है। किससे बना होता है? स्फेनॉइड बोन से। हाइपोथैलेमस के नीचे होता है, इनफंडिबुलर स्टॉक के द्वारा अटैच्ड होता है। इनफंडिबुलर स्टॉक के द्वारा अटैच्ड होता है। हाइपोथैलेमस के नीचे इनफंडिबुलर स्टॉक के द्वारा क्या होता है? अटैच्ड होता है। पी सीड शेप्ड या ग्राम सीड शेप्ड होता है। दो लोब का बना होता है। इंटीरियर लोब को एडनोहाइपोफाइसिस कहते हैं, पोस्टीरियर लोब को न्यूरोहाइपोफाइसिस कहते हैं। इंटीरियर लोब को एडनोहाइपोफाइसिस कहते हैं, पोस्टीरियर लोब को न्यूरोहाइपोफाइसिस कहते हैं। एडनोहाइपोफाइसिस जो होता है वो रथकेज पाउच के द्वारा उत्पन्न होता है। किससे उत्पन्न होता है? रथकेज पाउच। ये जो बक्कल कैविटी होता है ना, एम्ब्रियन लाइफ में ये रथकेज पाउच ऊपर वाला भाग वही अंदर जो है डिप्रेस करता है, वही बनाता है, उसको रथकेज पाउच कहते हैं। उससे इंटीरियर लोब बनता है और हाइपोथैलेमस के पार्ट से बनता है। हाइपोथैलेमस के पार्ट से बनता है पोस्टीरियर लोब या न्यूरोहाइपोफाइसिस। समझ रहे हैं ना? एडनोहाइपोफाइसिस हो गया, न्यूरोहाइपोफाइसिस। एडनोहाइपोफाइसिस से निकलते हैं 6 हार्मोन, न्यूरोहाइपोफाइसिस से निकलते हैं 2 हार्मोन। दोनों का अलग अलग अपना काम होता है। समझ रहे हैं ना? एक को जानते रहिएगा, समझिएगा और समझ में आता भी है। तो सबसे पहले तो आप ये जान लो, सबसे पहले जानेंगे ओरिजिन एक्टोडर्मल है, ठीक। दूसरी बात, इसका लोकेशन के लिए मैंने बताया, यह सीला टर्सिका नामक कैविटी में इस जो स्फेनॉइड बोन का बना होता है उसी के अंदर प्रोटेक्टेड रहता है। हाइपोथैलेमस के नीचे होता है।
दो भागों में डिवाइड होता है, एडनोहाइपोफाइसिस और न्यूरोहाइपोफाइसिस। इंटीरियर लोब को एडनोहाइपोफाइसिस कहते हैं, पोस्टीरियर लोब को न्यूरोहाइपोफाइसिस कहते हैं। एडनोहाइपोफाइसिस जो होता है वह रक्त के स्पाउट से डेवलप्ड होता है। पोस्टीरियर लोब जो होता है वो पोस्टीरियर लोब जो होता है हाइपोथैलेमस से डेवलप्ड होता है। समझ रहे हैं ना। इंटीरियर लोब 3 भागों में पुनः डिवाइड होता है। इंटीरियर लोब पुनः कई भागों में डिवाइड होता है? 3 भागों में डिवाइडेड होता है। और वो 3 भाग कौन कौन होते हैं? वो 3 भाग होते हैं पार्स डिस्टलिस, पार्स ट्यूबरलिस, पार्स इंटरमीडिया। पार्स डिस्टलिस, पार्स ट्यूबरलिस, पार्स इंटरमीडिया। हालांकि इसका बहुत ज़्यादा डिफ्रेंशिएट करने की कोई ज़रूरत आपको नहीं है। इंटीरियर लोब से 6 हार्मोन निकलते हैं, पोस्टीरियर लोब से 2 हार्मोन निकलता है। सब आपको पहले समझा दें तो बता दें आपको। देखिए ये देखिए पिट्यूटरी ग्लैंड मैंने लिख दिया है, ग्लैंड। इसके 2 भाग, एंटीरियर लोब और ये है पोस्टीरियर लोब। इससे निकला 1 2 3 4 5 6। इससे ग्रोथ हार्मोन निकलता है GH, या इसको बोलते हैं STH। दूसरा निकलता है TSH, तीसरा निकलता है MSH, चौथा निकलता है प्रोलैक्टिन, पांचवा निकलता है, इसमें चौथा निकलता है ACTH, छठा निकलता है GNH। GNH में 2 होता है, FSH और ICSH, या इसी को बोलते हैं LH। ये 6 हार्मोन हो गया एंटीरियर लोब से। पोस्टीरियर लोब से निकलता है 2 हार्मोन। एक होता है वैसोप्रेसिन और एक होता है ऑक्सीटोसिन। वैसोप्रेसिन को ADH भी बोलते हैं, या इसको बोलते हैं एंटी डायरेटिक हार्मोन, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ये इसका नाम है ग्रोथ हार्मोन। या इसी को बोलते हैं सोमैटोट्रॉफिक हार्मोन। इसको बोलते हैं थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ऐसे आप अपने समझने के लिए अगल बगल कहीं लिख लेंगे, स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तीसरा है मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। प्रोलैक्टिन को LTH भी कहते हैं, इसको बोलते हैं लैक्टोट्रॉफिक हार्मोन। एड्रिनोकार्डिकोट्रॉफिक हार्मोन, एड्रिनोकार्डिकोट्रॉफिक हार्मोन। इसको बोलते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग
हार्मोन, इसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन या ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। बहुत ध्यानपूर्वक समझिएगा, अगर ये समझ में आ गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पिट्यूटरी ग्लैंड में कुछ नहीं है। पिट्यूटरी ग्लैंड मैंने आपको बताया, लोकेशन तो समझे गए, नहीं समझ पाए हैं। पहली बात ये आपको जानना है पोजीशन, कैसा ओरिजिन होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड इज एक्टोडर्मल इन ओरिजिन, कॉल्ड एज मास्टर ग्लैंड। व्हाई इट इज कॉल्ड एज मास्टर ग्लैंड? Why it is called as master gland? Because it control all endocrine gland. It control all endocrine gland. Hence, it is called as master gland. Pituitary gland is gram seed shaped or pea seed shaped structure situated in the cella turcica cavity of sphenoid bone, just below the hypothalamus, attached with infundibular stalk. Attached with infundibular stalk, attached with infundibular stalk, and consists of two lobes, anterior lobe and posterior lobe. Anterior lobe is called as adenohypophysis, while posterior lobe is called as neurohypophysis. Pituitary gland is adenohypophysis is divided into three distinct regions: pars distalis, pars tuberculis, pars intermedia, while neurohypophysis is not divided in further any region. Anterior lobe is formed by Rathke's pouch of the embryonic life, while posterior lobe is formed by hypothalamus. Both anterior lobe and posterior lobe is responsible for secretion of different types of hormones, which are written here. Anterior lobe secretes 6 hormones. All hormones are proteinous in nature. Pituitary gland secretes 8 hormones. These 8 hormones are responsible for different function. See here, anterior lobe are adenohypophysis, इसी को बोलते हैं adenohypophysis। ये है न्यूरोहाइपोफाइसिस। ये एडनोहाइपोफाइसिस होगा और ये न्यूरोहाइपोफाइसिस हो गया एडनोहाइपोफाइसिस और न्यूरोहाइपोफाइसिस। एंटीरियर लोब सिक्रेट्स 6 हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन या STH हार्मोन। ये ग्रोथ हार्मोन जो होता है प्रोटीनस हार्मोन है। आप हमारी बातों को समझ के पूरी बात समझ जाएंगे। ग्रोथ हार्मोन जो होता है प्रोटीनस हार्मोन है, सोमैटोट्रॉफ सेल्स के द्वारा सीक्रेट किया जाता है। सोमैटोट्रॉफ सेल्स के द्वारा क्या होता है? सीक्रेट होता है। और यह क्या करता है? यह GH या STH जो है ग्रोथ हार्मोन या सोमैटोट्रॉफिक हार्मोन जो होता है वह रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए? सोमैटोट्रॉफिक हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है ग्रोथ हार्मोन या सोमैटोट्रॉफिक हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है ग्रोथ और डेवलपमेंट ऑफ बॉडी के लिए। ये प्रोटीन सिंथेसिस को बढ़ाता है, बोन फार्मेशन को इंक्रीज कर देता है, सेल डिफ्रेंशिएशन करता है, सेल इलांगेशन करता है, जो है
सेल इलॉन्गेशन, सेल डिफरेंशिएशन, सेल डिवीज़न कराता है, जिससे बॉडी ग्रोथ होती है। अगर इस ग्रोथ हार्मोन की कमी हो जाए, अगर इस ग्रोथ हार्मोन की कमी हो जाए बचपन में, तो स्टंटेड ग्रोथ हो जाता है। स्टंटेड ग्रोथ मतलब होता है ठिगना, बौना, ड्वार्फ। स्टंटेड ग्रोथ हो जाता है। दिमाग से ठीक ठाक रहेगा लेकिन बॉडी उसकी साइज़ छोटी हो जाए, बौना। सर्कस वर्कस में जो दिखाई देते हैं, कलाकारी वगैरह करते हैं, समझ रहे हैं ना। दूसरी बात होती है, दूसरा होता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्या होता है? दूसरा होता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या, हाँ सॉरी, इसमें एक और बात बता दें, मैंने कहा ग्रोथ हार्मोन की अगर कमी हो जाए तो स्टंटेड ग्रोथ हो जाता है। स्टंटेड ग्रोथ मतलब क्या? ड्वार्फिज्म, ड्वार्फ, बौना हो जाए। अगर अधिकता हो जाए ग्रोथ हार्मोन की, अगर क्या हो जाए, अधिकता हो जाए बचपन में, तो जिगांटिज्म हो जाता है, बहुत लंबा आदमी हो जाता है, 6.5 फीट का हो सकता है, 6 फीट का, 6.5 फीट, 7 फीट तक, बहुत हाई, तो वो जिगांटिज्म उसको बोलते हैं। ये लेकिन कब होगा? अर्ली स्टेज में, मतलब चाइल्डहुड में कर सकते हैं, तो ऐसा होगा। अगर ग्रोथ हार्मोन का सिक्रेशन एडल्टहुड में ज़्यादा हो जाए, ग्रोथ हार्मोन का सिक्रेशन एडल्टहुड में ज़्यादा हो जाए, तो उसमें एक्रोमेगैली आती है, उसमें चिंपैंजी लाइक फेस हो जाता है, बॉडी मुस्टंड हो जाएगी, लंबाई नहीं बढ़ेगी, मुस्टंड टाइप ऐसे, पूरा बॉडी का से पास्चर थोड़ा डिफर कर जाता है। और देखेंगे तो ये बॉडी स्ट्रांग हो जाएगी, मसल्स खूब आ जाएंगी, लेकिन चिंपैंजी लाइक फेस हो जाएगा, शेप पास्चर जो डिफरेंट हो जाएगा, बदल जाएगा, उसको बोलते एक्रोमेगैली। कमी होगी तो बौनापन, केवल एक पहली बार बता रहा हूँ उसका, ग्रोथ हार्मोन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। ग्रोथ हार्मोन की अगर कमी हो जाएगी, किसकी कमी हो जाएगी? ग्रोथ हार्मोन की। तो ग्रोथ हार्मोन की कमी हो जाएगी या सोमैटोट्रॉफिक हार्मोन की अगर कमी हो जाएगी, ग्रोथ हार्मोन या सोमैटोट्रॉफिक हार्मोन की अगर कमी हो जाती है तो बौनापन आ जाएगा। ग्रोथ हार्मोन की अगर अधिकता बचपन में हो जाती है तो जिगांटिज्म हो जाएगा। अगर ग्रोथ हार्मोन की अधिकता एडल्टहुड में होता है तो एक्रोमेगैली हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक्रोमेगैली। उसमें मुस्टंड बॉडी हो जाती, थोड़ा तगड़ी, ताकत खूब रहेगी, लेकिन चेहरा वारा गोरिल्ला लाइक हो जाएगा। अगला है MSH, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग, सॉरी, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। यह थायरोट्रॉफ सेल से उत्पन्न होता है। कैसे उत्पन्न होता है? थायरोट्रॉफ सेल से। यह जाता है पिट्यूटरी से निकलेगा, थायराइड ग्लैंड में जाएगा, थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा सिक्रीशन ऑफ हार्मोन के लिए। हार्मोन के सिक्रीशन को क्या करता है? इंक्रीज करता है। अगला है MSH, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो होता है वह किसके रिस्पॉन्सिबल होता है? यह पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है और मेलानोसाइट सेल को स्टिमुलेट करता है मेलानिन के सिक्रीशन के लिए। किसके सिक्रीशन के? मेलानिन, जो हमारी बॉडी को पिगमेंट देती है। बात समझ रहे हैं ना? मेलानिन पिगमेंट के सिक्रीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ये, समझ रहे हैं ना। अगला है प्रोलैक्टिन हार्मोन या लैक्टोट्रॉफिक हार्मोन भी इसको बोलते हैं। प्रोलैक्टिन हार्मोन को लैक्टोट्रॉफिक हार्मोन भी बोलते हैं। प्रोलैक्टिन हार्मोन या लैक्टोट्रॉफिक हार्मोन जो होता है, प्रोलैक्टिन हार्मोन या लैक्टोट्रॉफिक हार्मोन जो होता है, प्रोलैक्टिन हार्मोन या लैक्टोट्रॉफिक हार्मोन, यह रिस्पॉन्सिबल होता है मिल्क के फार्मेशन के लिए, मिल्क के सिक्रीशन के लिए, इजेक्शन के लिए नहीं, मिल्क के फार्मेशन के लिए, मिल्क के सिक्रीशन के लिए। यह प्रोलैक्टिन हार्मोन माँ के ब्रेस्ट में, माँ के जो है उदर में मेमरी ग्लैंड से मिल्क को बनाता है और सिक्रीट करवाता है। प्रोलैक्टिन हार्मोन कहाँ? एल्वियोलाई में, उसमें भर जाता है। जैसे गाय भैंस होती हैं उसमें मिल्क का सिंथेसिस और सिक्रेशन होता है, पूरा उदर थन भर जाता है। ऐसे थन देखेंगे तो बड़ा बड़ा हो जाता है। अरे गाय भैंस का थन नहीं देखे हो? गधा एक तरह यार, ये देखो है ना उदर, जब दूध उसमें निकालने जो निकलता है वो इजेक्शन है,
जो मिल्क का उसी में फार्म करके उसके उडर में थन सिक्रेट होता है तो उसको बोलते सिक्रीशन। तो सिंथेसिस और सिक्रीशन तो प्रोलैक्टिन का काम है। और एक बात बता दें, इसको हम मैटरनिटी हार्मोन भी कहते हैं। मैटरनिटी MATERNIT मैटरनिटी हार्मोन, माता का प्रेम जो बच्चों के प्रति होता है, मातृत्व प्रेम इसको बोलते हैं। मैटरनिटी हार्मोन, जो माँ अपने बच्चों को बहुत प्यार करती है, माँ अपने बच्चों को बहुत प्यार करती है। क्यों? किसके कारण माँ अपने बच्चों को प्यार करती है? उसका कारण होता है प्रोलैक्टिन हार्मोन। इसकी कमी कर दीजिए, माँ का प्यार बच्चों से भंग हो जाएगा। प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड है ये बात, समझ रहे हैं ना? हमारी बात समझ में आई? प्रोलैक्टिन हार्मोन जो होता है मिल्क के सिंथेसिस और सिक्रीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। प्रोलैक्टिन हार्मोन मिल्क के सिंथेसिस और सिक्रीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। समझ रहे हैं ना? सिंथेसिस और सिक्रीशन के लिए। इसकी कमी हो जाए तो मिल्क का सिंथेसिस नहीं होता। नहीं कहते, बहुत सी माँ होती है उनका दूध ही नहीं बनता। बोलिए ना, तो प्रॉब्लम होती है। दूसरी बात, मैटरनिटी के लिए जिम्मेदार है ये। माँ का जो अपने बच्चों के प्रति प्रेम होता है वो प्रोलैक्टिन हार्मोन के कारण होता है। नेक्स्ट है ACTH, एड्रीनोकार्टिकोट्रॉफिक हार्मोन। ये एड्रीनोकार्टिकोट्रॉफिक हार्मोन जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है किस, ये कहाँ जाता है? पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है, एड्रीनल ग्लैंड पे जाता है। एड्रीनल ग्लैंड है कहाँ? किडनी के ऊपर। एड्रीनल ग्लैंड कहाँ? किडनी के ऊपर है एड्रीनल ग्लैंड। उसको इमरजेंसी ग्लैंड भी कहते हैं। एड्रीनल ग्लैंड में जाता है, वो एड्रीनल कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट करता है सिक्रीशन करने के लिए हार्मोन को। एड्रीनोकार्टिकोट्रॉफिक हार्मोन यह पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है, एड्रीनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट करता है। क्या करने के लिए? एड्रीनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट करता है। क्या सीक्रेट करने के लिए? सीक्रेट करने के लिए मिनरलोकार्टिकॉइड, ग्लूकोकार्टिकॉइड और सेक्स हार्मोन। समझ रहे हैं ना? तो एड्रीनल ग्लैंड को कंट्रोल करता है। अगला है GNH, गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। GNH मतलब गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। इसका फुल फॉर्म होता है गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। इसमें दो हार्मोन आता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और दूसरा होता है ICSH-LH। ICSH का मतलब होता है इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। या इसी को बोलते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। इसे क्या बोलते हैं? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, या इसी को बोलते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। बात समझ रहे हैं ना? ये हो गया आपका ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ठीक, ये तो हो गया आपका। लेकिन इसका काम क्या है? ये फॉलिकल को स्टिमुलेट करता है। फॉलिकल, महिलाओं में जो फॉलिकल सेल बनता है ओवम के फॉर्मेशन के समय, वो फॉलिकल का डेवलपमेंट यही कराता है। प्लस मतलब अर्थात oogenesis ये कराता है और स्पर्मेटोजेनेसिस भी कराता है। FSH oogenesis और स्पर्मेटोजेनेसिस दोनों कराता है। लेकिन ICSH और LH, यह ICSH जो होता है इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन इसका नाम है। इसके पीछे काम इसका क्या है? इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड से निकल के यह सीधा टेस्टिस में जाता है मेल के। और टेस्टिस मेल में ही होता है ना, फीमेल में भी होता है। फीमेल में ओवरी होता है, तो सीधा ये इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन निकल के कहाँ जाता है? पिट्यूटरी ग्लैंड से मेल में, टेस्टिस में। फीमेल के ओवरी में भी जाता है, तो उसका नाम LH रखे हैं, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, कार्पस ल्यूटियम के डेवलपमेंट के। टेंशन मत लिए हो, इसका दोनों का मतलब अलग अलग, दोनों काम अलग अलग है। टेस्टिस में जाएगा तो इधर देखिए, उसको इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहते हैं, और वो लेडिक सेल को स्टिमुलेट करता है टेस्टोस्टेरॉन के सिक्रेशन के लिए। टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन ही रिस्पॉन्सिबल होता है आपको स्टिमुलेट करने के लिए। जो मर्दानगी ताकत होती है वो टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन का सिक्रेशन रोक दीजिए, आदमी जो है
काऊ बन जाएगा, गाय की तरह हो जाएगा, प्रणाम करेगा, बीवी के पास जाएगा, उससे प्रणाम करेगा, नमस्ते। हमारे पास टेस्टोस्टेरोन हार्मोन नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते, समझ रहे हैं ना। और इधर देखिए येलच हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये फीमेल में कार्पस ल्यूटियम के डेवलपमेंट के लिए जिम्मेदार होता है, कार्पस ल्यूटियम के डेवलपमेंट के, जिससे निकलता प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। और वो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जो है प्रेगनेंसी के लिए मस्ट होता है। अगर प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन की कमी हो जाए तो प्रेगनेंसी पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो ये तो हो गया 6 हार्मोन एंटीरियर लोब के। पोस्टीरियर लोब से 2 हार्मोन निकलता है, वैसोप्रेसिन या एंटी डायरेटिक हार्मोन ADH कहते हैं। दूसरा निकलता ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन को और एक नाम देते हैं मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन। क्या बोलते हैं इसको? मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन, या इसी को बोलते हैं मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन। ऑक्सीटोसिन या मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन, या इसी को बोलते हैं हार्मोन ऑफ लेबर पेन। जगह है नहीं, छोटा छोटा लिख रहे हैं भाई, देखिए हार्मोन ऑफ लेबर पेन। हार्मोन ऑफ लेबर पेन। तो ये हो गया पोस्टीरियर लोब, न्यूरोहाइपोफाइसिस। वैसोप्रेसिन या ADH एंटी डायरेटिक हार्मोन, वैसोप्रेसिन या ADH एंटी डायरेटिक हार्मोन, यह वैसोप्रेसिन और एंटी डायरेटिक हार्मोन जो होता है, वैसोप्रेसिन या एंटी डायरेटिक हार्मोन, ये बहुत काम का हार्मोन होता है। करता क्या है? ये वाटर के लिए एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। कहाँ से वाटर के लिए एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है? नेफ्रॉन से। अब किडनी की भी समझानी, मैं पढ़ाया हूँ फिजियोलॉजी, बहुत झक्कास पढ़ाया था उस समय। पढ़ने वाले लड़के पढ़ते हैं, नहीं पढ़ने वाले तो अच्छे ही हैं बेचारे, और जो पढ़ने वाले वो और अच्छे हैं। तो मैंने कहा नेफ्रॉन के DCT और किसमें बताया था, याद आ रहा है? रिप्लाई कर सकते हैं। DCT और कलेक्टिंग डक्ट में वाटर के एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज कर देता है एंटी डायरेटिक हार्मोन, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। तो वाटर के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है, अर्थात ये यूरिन को कंसंट्रेट करता है। ये क्या करता है? यूरिन को कंसंट्रेट करता है। इट कंसंट्रेट द यूरिन कंसंट्रेट करेगा। अगर इसकी कमी हो गई, ADH की कमी हो जाए किसी महिला या पुरुष में, मज़ा ही आ जाता है। अरे क्या मज़ा आता है, बता रहे मज़ा आता है। पहले जो एंटी डायरेटिक हार्मोन की अगर कमी होती है तो महिला या पुरुष होंगे, वो नॉर्मली एक व्यक्ति जो होता है, पहले समय नॉर्मली एक महिला या पुरुष एक दिन में 1.5 लीटर यूरिन को निकालते हैं, 1.5 लीटर यूरिन निकालते हैं। अगर ADH की कमी हो जाए, मैं आपको बता चुका हूँ पहले ही, मैं बता चुका हूँ पहले ही, एक्सक्यूटिव सिस्टम में मैं पहले ही पढ़ा चुका हूँ। अगर ADH की कमी हो जाए तो डियाबिटिस इंसिपिडस हो जाता है, मधुमेह। और वो मधुमेह होता है तो उसमें क्या होता है? डायूरेसिस हो जाता है, पॉलीयूरिया, पॉलीडेप्सिया। पॉलीयूरिया का मतलब होता है बहुमूत्रता, खूब पेशाब हो गई, चलते जाओ नाला बहा डालेंगे। अरे नाला मतलब सही नाला नहीं बहने लगेगा, मतलब जो 1.5 लीटर यूरिन था वह यूरिन आउटपुट कितना बढ़ जाएगा जानते हैं? वह यूरिन आउटपुट बढ़ जाएगा 10 से 15 लीटर हो सकता है। आपको अगर 10 से 15 लीटर यूरिन उसको निकालना हो तो एक बार में 200 ml निकालता है बेचारा, तो दिन भर में रात भर मिला के उसको कम से कम 50 बार जाना पड़ेगा। 24 घंटा होता है, 50 बार जाना होगा, हर आधे घंटे बाद जाएगा और फिर चलाएगा। तो उसका दूसरा काम होगा ना, निकालेगा, उसको पॉलीयूरिया कहेंगे, फिर आएगा ढकढका का पानी पिएगा, नहीं पानी पिएगा डिहाइड्रेशन हो जाएगा, मर जाएगा। बोलिए ना। तो 2 काम करेंगे ऐसे। हलाई बहुत कम होता है, ज़्यादातर शुगर इंसुलिन वाला होता है, इसको बोलते हैं डायबिटीज़ मेलाइटस। ये कम होता है, लेकिन होता है तो ठीक भी हो सकता है, हार्मोन का इंजेक्शन लगता है ठीक हो जाता है, क्योंकि मैंने एक्सपेरिमेंटली इसको देखा हुआ है। मैं एक जगह अपने
रिलेशन में ही गया हुआ था। हमारी वो जो है भाई साहब लगते थे, उनकी वाइफ थी, तो हम लोग गए थे, हम दो ही लोग थे, वो उनके हस्बैंड थे, मैं गया था खाना खाने गया उनके यहाँ। वो बेचारी खाना परोसने के बाद फिर गई, फिर कुछ देर बाद आई, फिर गई, फिर कुछ देर बाद आई, फिर गई। मतलब हम लोग के खाना खा के और 2-4-10 मिनट बैठने में वो 2-3 बार इधर उधर गई। तो हमसे रहा नहीं कि हम क्या भाभी जी आपको कोई प्रॉब्लम है क्या? कहने नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम क्या छुपाइए, मतलब हम बायोलॉजी टीचर हैं, हो सकता है आपका कुछ फ़ायदा हो जाए। तो वो नहीं बता पाई, बेचारी शर्माने लगी। तो उनके हस्बैंड का यार इसको बहुत ज़्यादा यूरिन डिस्चार्ज हो रहा है। अब वो अपने देहाती भाषा में बोले तो हम आपको जो है अंग्रेजी भाषा में बोल रहे हैं, मतलब होता है कि पेशाब उसको बहुत ज़्यादा हो रहा है, बार बार जाती है और दवा कर रहे हैं, फ़ायदा ही नहीं कर रहा है। हम कहे किससे दवा कर रहे हो? तो कहें जो बगल में डॉक्टर हैं उनको। हम कहे नहीं, इनको आप अच्छे डॉक्टर दिखा के बता दीजिएगा कि इनको जो है डायूरेसिस हो, वो सॉरी डायबिटीज इंसिपिडस है, ये मैं बता दे रहा हूँ, लिख दे रहा हूँ। सर इसी पे टेस्ट करा के आप इसको हार्मोन का इंजेक्शन लगवा दीजिए। तो डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर टेस्ट करवाया, कहा हाँ यार वही बात है, और अंत में इंजेक्शन भी लगाए और वो नॉर्मल हो गई बेचारी। कहा भैया एक बार हमारे यहाँ फिर खाने आइएगा। कही आप हमारे यहाँ फिर खाने आइएगा। हम कहे किस खुशी में? कहा जो है कि मतलब फ़ोन करके बाद में बताई कि आप एक बार फिर खाने आइएगा, क्योंकि आपके आने से हम ठीक हो गए, नहीं तो मैं साल भर से झेल रही थी। हम कहे तो हमारा भाई कर्तव्य था, मैं पढ़ाता हूँ तो हमको आइडिया है लगभग, तो मैंने बता दिया, तो उसमें कोई हमारा एहसान नहीं है, वो तो आपका और हमारा आपका रिलेशन अच्छा है, इसलिए हमने बता दिया, उसको प्रॉब्लम नहीं है। आपको मानता हूँ, न भी मानता हो तो भी मैं किसी को देखता, अगर हमको समझ में आता कि प्रॉब्लम, मैं किसी को बता देता। और फिर आप तुम्हारे रिलेटिव है तो मैं आपको नहीं मैं बताऊँगा, लेकिन मैं खाना खाने नहीं आऊँगा। और भी इस पर्पज़ से कि मैंने बताया, उसके एवज में आप हमको घूस दे रही हैं, खाना खाई। अल्लाह मुस्कुराने लगी। बहरहाल लेकिन एक बात बता रहा हूँ कि ये जो है इसका जो डिजीज़ होता है, अब बार बार यूरिन डिस्चार्ज करने जाए, कौन कंपनी में काम करेंगी, किसी ऑफिस में काम करेंगी, या टीचर हैं तो कई बार जाएंगी, जो घर देखने वाले पागल हो जाएंगे, बोलिए ना। तो पागल ना होने देने के लिए इस हार्मोन को मेंटेन रखिएगा। अगर कभी बाय द वे ऐसी प्रॉब्लम आती है तो फिर चेकअप करा लीजिएगा। हाँ, और एक बात और बता दें, ये पॉलीयूरिया जो है, जो शुगर के पेशेंट होते हैं, दूसरा वाला शुगर जो होता है इंसुलिन वाला, शुगर के जो पेशेंट होते हैं उनमें भी डायूरेसिस होता है, यूरिन बार बार जाना पड़ता है, यूरिनेशन बार बार होता है। तो वो हो सकता है वो भी हो, हमारी बात समझ में आ गई। तो ये तो हो गया वैसोप्रेसिन। वैसोप्रेसिन का काम होता है यूरिन को कंसंट्रेट करना। यूरिन को क्या करना? कंसंट्रेट करना, अर्थात वाटर को रीअब्जॉर्ब कराता है नेफ्रॉन से। मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका, एक्सक्रीटरी सिस्टम में देखिएगा उसको। अगला है ऑक्सीटोसिन या वैसोप्रेसिन या मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन। ऑक्सीटोसिन को बोलते हैं मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन या हार्मोन ऑफ लेबर पेन, दूध को निकालने वाला हार्मोन, या हार्मोन ऑफ लेबर पेन मतलब प्रसव पीड़ा, जो बच्चे पैदा होते हैं उस समय जो इंजेक्शन दिया जाता है वही वाला है। जो ये ऑक्सीटोसिन या मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन होता है, यह क्या करता है? मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन या ऑक्सीटोसिन जो होता है, यह रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए? ये रिस्पॉन्सिबल होता है मिल्क को निकालने के लिए। बोलिए ना, मिल्क को इजेक्ट करने के लिए जिम्मेदार होता है, और यूट्रस को कंट्रैक्ट करता है। जब बच्चे पैदा होना होता है इंजेक्शन लगता है जो, तो यूट्रस को कंट्रैक्ट करता है ताकि बच्चा धीरे धीरे पुश होकर बाहर चला जाए। समझ रहे हैं ना? इसीलिए हार्मोन ऑफ लेबर पेन कहते हैं। लेबर पेन मतलब होता है प्रसव पीड़ा। प्रसव पीड़ा का मतलब जो बच्चे पैदा होते हैं उसमें जो दर्द होता है उसको बोलते हैं लेबर पेन। यहाँ पे लिखा हुआ हो हार्मोन ऑफ लेबर पेन, LABOUR, लेबर पेन, या ऑक्सीटोसिन मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन भी इसे कहते हैं।
जो गाय भैंस लात मार रही हो उसको एक इंजेक्शन ऑक्सीटोसिन का लगा दीजिए। कुछ देर बाद वो जानते हैं जब पूरा दूध उसके थन में उतर आएगा बहुत तेज साथ, तो बे बे चिल्लाने लगेगी, बे बे चिल्लाने लगेगी। चिल्लाने लगेगी क्या मतलब, जब तानेगा पूरा दूध भर के उसका उडर, चिल्लाएगी वो, तो आसानी से जाकर दूध को निकाल सकते हैं। समझ रहे हैं ना। देखिए हम थोड़ा बायोलॉजी टीचर इसलिए बोल्ड आदमी हैं, शर्माते उर्माते थोड़ा कम है, इसलिए थोड़ा सा लोग हमारी बातों को अजीब सा लगता भी है लोगों को। कोई बहुत महिला हो, बहुत बेवकूफ़ टाइप की महिला हो, जिससे बहुत सी महिलाएं होती है ना कि अपने ब्रेस्ट को मेंटेन रखने के लिए दूध बच्चों को नहीं पिलाती हैं, बच्चों को दूध ही नहीं पिलाएंगे, उसको बॉटल पिलाएंगे, दूध होता रहेगा तो भी नहीं पिलाएंगे। ये सभी महिलाएं नहीं हैं, 90% महिलाएं पिलाती हैं, लेकिन 10% ऐसी जो अपनी फिजिकल ब्यूटी को मेंटेन रखने के लिए मिल्क इंजेक्ट नहीं कराती हैं। उनको मेरा सलाह है कि जो मिल्क का दूध अपने बच्चों को नहीं पिलाते उनको ब्रेस्ट कैंसर होने की संभावना जो है 90% है। और सबसे ज़्यादा आपको पता होना चाहिए, नहीं जानते हो तब रिसर्च उठा के गूगल पर सर्च करके देख लीजिएगा। सबसे ज़्यादा ब्रेस्ट कैंसर उन महिलाओं को होता है जो नन होती है, सिस्टर, जो क्रिश्चियन होती हैं, जो यीशु मसीह को गॉड मान के अपना पूजा पाठ करती, शादी विवाह वगैरह नहीं करती हैं। तो मिल्क देखिए, जब शादी विवाह करेंगे नहीं, मिल्क इंजेक्शन होता ही नहीं है, सबसे ज़्यादा ब्रेस्ट कैंसर उन्हीं को होता है। ईसा मसीह कहते हैं ऐसा है कि तुमको सबसे ज़्यादा ब्रेस्ट कैंसर का मैं आशीर्वाद दे रहा हूँ। ऐसी प्रॉब्लम है, ये मैंने रिसर्च है ये। तो अगर मिल्क इंजेक्शन नहीं करा होता है, दूध नहीं पिलाती हैं माँ अपने बच्चों को, तो बच्चों के लिए नुकसान है ही है और माँ के लिए भी नुकसान है। माँ के लिए क्या नुकसान है? माँ के लिए ये नुकसान है कि माँ जो है, माँ के लिए क्या नुकसान है मैंने बताया। माँ के लिए प्रॉब्लम ये है कि उसको ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस है। बच्चे का प्रॉब्लम होगा, बच्चे का अच्छा विकास नहीं हो पाएगा। और बच्चे का प्रॉब्लम होगी, बच्चे का अच्छा विकास नहीं होगा, बच्चे को इम्यूनिटी नहीं मिल पाएगी, क्योंकि जब माँ अपने बच्चे को मिल्क फीड कराती है तो उसमें इम्यूनोग्लोबुलिन ए, उसमें इम्यूनोग्लोबुलिन अल्फ़ा इम्यूनोग्लोबुलिन जाता है जो बच्चे को डिफेंस करता है 6-7 महीने तक। समझ रहे हैं ना। तो ये होता है, 2 फ़ायदे होंगे, बच्चे को भी फ़ायदा, आपको भी फ़ायदा हो रहा है। समझ रहे हैं ना। कुछ ऐसी बातें होती हैं लेकिन इसका सबको समझ में आ जाए बात तब। फिजिकल ब्यूटी तो एक दिन ख़राब होना, ख़त्म होना ही है। अरे भाई सब एक दिन युवा होंगे, बुढ़े होंगे, मर जाएंगे, बात ख़त्म हो गई। अब बुढ़ापे में कोई चाहे कि हम एकदम जो है 16 साल की तरह वही फिर युवापन आ जाए, संभव है क्या? नहीं पॉसिबल है, ये पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि मिल्क जो है दूध पिलाना बहुत ज़रूरी है। मैंने कहा जो गाय भैंस लात मारती दूध नहीं देते उनको एक ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगाइए, कुछ देर बाद तुरंत दूध निकाल लीजिए, कोई टेंशन नहीं है। वैसे ही कोई महिला अपने बच्चे को दूध नहीं पिला रही है, वही भैंस वाला इंजेक्शन उन्हें लगा दो, पूरा जब ब्रेस्ट में पूरा दूध उतर जाएगा, जब तानेगा जो वो भी भैंस की तरह बे में चिल्लाएंगी। बे में चिल्लाने मतलब वो ब्याह नहीं करेंगी, बे में चिल्लाने का मतलब है वो भी कहेंगी हम अपने बच्चे को दूध पिलाएंगे। बहुत जो दुष्ट क्वालिटी की महिला हो, न मिल्क फीड करा रही हो, वो को ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन मार दीजिए। कल तो विटामिन का इंजेक्शन लगा रहे हैं डॉक्टर्स, कल विटामिन का इंजेक्शन लगा, जब उडर पूरा दूध जो है ब्रेस्ट में उतरेगा, ब्रेस्ट जब तानेगा पूरा दूध से तो छपटियाँ लगेंगी बकरी की तरह, छपटियाँ आएंगी इधर उधर, तो कहेंगे अपने बच्चे को दूध पिलाएंगे। ये ऑक्सीटोसिन का कमाल। और अगर एक और देखो बात, किसी को कोई दर्द होता है तो उसमें दर्द में दवा दी जाती है पेन किलर, दर्द में पेन किलर दिया जाता है। लेकिन देखो ज़रा, दर्द में पेन किलर दिया जाता है, लेकिन जब प्रसव पीड़ा होता है, प्रसव पीड़ा मतलब जो बच्चे पैदा होते हैं, बच्चे पैदा होते समय जो दर्द होता है, समझ रहे हैं ना, बच्चे पैदा होते समय जो दर्द होता है उस दर्द को हम लेबर पेन कहते हैं। उसमें यही इंजेक्शन भैंसी वाला लगता है महिलाओं को भैंस वाला इंजेक्शन लगाएंगे, वही ऑक्सीटोसिन। अरे भैंस वाला डोज थोड़ी देंगे, कम डोज में देंगे, इंजेक्शन वही लगता है, वही ऑक्सीटोसिन लगता है। इंजेक्शन लगा देंगे, लेब पेन और बढ़ जाएगा, जिससे बच्चा आसानी से बाहर निकल जाता है।
तो ये हो गया आपका पूरा हार्मोन, पिट्यूटरी ग्लैंड। कोई परेशानी तो आप बताएं। मैंने समझा दिया पिट्यूटरी ग्लैंड के विषय में। बहरहाल एग्ज़ाम आपका तो नहीं होगा, लेकिन मैं पढ़ा तो सब दूंगा, ठीक है। लिखाने कोई ज़रूरत तो है नहीं, मैं समझता हूँ लिखाने कोई ज़रूरत नहीं है, तो इसका कोई मतलब नहीं है। आप लोग प्रमोट तो हो ही गए हैं, तो मैं पढ़ाने में, क्योंकि मैं एक कमेंट वादा किया था आपसे कि मैं सब कुछ पढ़ा के छोड़ दूँगा, समझे। सब कुछ पढ़ाऊँगा, लिखाऊँगा। तो अगर कहेंगे तो लिखा भी देंगे, नहीं तो मैं तो नहीं समझता लिखाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और एग्ज़ाम होना नहीं है। तो मैं पढ़ा सब दे रहा हूँ कंपटीशन की तरह, ताकि आपको सब याद हो जाए। तो इसमें बताइए कोई प्रॉब्लम आपको है? नहीं नज़र आ रही है। तो आप ऐसे इसको लिख लेंगे, पढ़ लेंगे। बाकी हमारी मुलाकात फिर कल होगी, चलते हैं। कहेंगे तो हम कल लिखा देंगे। रिप्लाई कर दीजिएगा सर लिखवाना है कि नहीं, ठीक है। चलें, बाय।